इमरान सोफे पर बैठा ऊँघ रहा था। उसे ऊँघना ही कहेंगे क्योंकि इमरान टांगे सोफे पर रखे उकड़ू हालत में बैठा हुआ था। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे दिए हुए थे, आंखें बंद थीं और चेहरे पर 12 बज रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और इमरान सोफे से उछलकर फर्श पर आ गिरा, लेकिन फिर फौरन कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाया और रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, मैं मोला चंद रोला चंद शकरकंद वाला बोल रहा हूँ। आवाज आई, सॉरी रॉन्ग नंबर। इमरान ने रिसीवर को आंख मारते हुए वापस क्रेडल पर रख दिया। हिमाकतें इमरान की फितरत बन चुकी थीं और वो ऐसे वक्त में भी हिमाकतों से बाज ना आता था जब उनका सिरे से कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था। अब भी टेलीफोन की घंटी सुनकर वो जानबूझकर नीचे गिरा और फिर गलत पता बताकर टेलीफोन करने वाले को तंग किया। उसकी बला से चाहे कॉल कितनी ही अहम क्यों ना हो, इमरान अपनी फितरत से मजबूर था। घंटी एक बार फिर जोर से बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। हेलो अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन से बात करें। उधर से सुरैया की आवाज उभरी। भाईजान, मैं सुरैया बोल रही हूँ। इमरान ने बड़ी तेजी से बूढ़ियों की तरह आवाज को झुकाकर कहा, खुदा करे सदा बोलती रहो, जुग जुग जियो। सुरैया बोली, प्लीज भाईजान तंग न कीजिए, जरूरी बात है। इमरान बोला, सुरैया क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? फोन पर तुम कैसे तंग हो सकती हो? फोन न हुआ शिकंजा हो गया। सुरैया बोली, भाईजान प्लीज एक बात तो सुनो। इमरान ने कहा, बोलो। उसने कहा, भाईजान 2-3 रोज से अब्बू जान अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, सख्त उलझन में है। मैं सख्त उलझन में हूँ। इमरान ने कहा, हरकतें क्या मतलब? क्या बंदर की तरह नाचते हैं? वो बोली, भाईजान मुझे शक पड़ता है कि अब्बू जान असली नहीं है। इमरान ने कहा, क्या मतलब? अब वालिद साहब भी बनास्पति हो गए हैं। सुरैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने वालिद के मुतालिक तुम ऐसा कह रहे हो। वो बोली, सुनिए तो सही, आपको मालूम है कि अब्बू जान सोते वक्त हमेशा एक गिलास दूध बगैर मीठा डाले पीते हैं, लेकिन 2-3 दिन से अब्बू जान ऐसा नहीं कर रहे। हालांकि इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कल मामू जान आए तो अब्बू जान उन्हें पहचान न सके। इमरान बोला, पगली ये सब तेरा वहम है। अब्बू जान आजकल मसरूफ होंगे, इसलिए दिमाग जरा परेशान रहता होगा, और परेशानी में कभी कभी इंसान की आदतों में फर्क आ जाता है। इमरान ने यह कहकर रिसीवर रख दिया, लेकिन इमरान के चेहरे पर सिलवटें नमूदार होने लगी। उसने सोचा, सुरैया ठीक कहती है, मुझे खुद वहां जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि अब्बू जान के दुश्मन हजारों में हैं और आजकल माँ का जोंगा ने मुल्क में तहलका बर्पा किया हुआ है। हो सकता है कि कोई चक्कर माँ का जोंगा ने ही चलाया हो। ये सोचकर उसने जल्दी से कपड़े पहने और अपनी कार कोठी की तरफ दौड़ा दी। दरवाजे पर खड़े पठान चौकीदार ने उसे देखा तो बोला, खो छोटे साहब, आज इधर कैसे रास्ता भूल पड़े? वो बोला, खान साहब बस वैसे ही दिल चाहा, सोचा जरा अम्मा जी से भी मुलाकात हो जाए। तुम सुनाओ, खुश हो? वो बोला, जी आपकी दुआ से हम खैरियत बखैरियत है। इमरान आंखें बंद करता हुआ कार आगे निकाल कर ले गया। कार खड़ी करके जब वो आगे बढ़ा तो सुरैया उसे गैलरी ही में मिल गई। हेलो भाईजान। इमरान बोला, ना सलाम ना दुआ, मिलते ही हेलो, ये क्या अंग्रेजियत है? अम्मा भी कहाँ हैं? सुरैया बोली, शुक्र है आज आपको अम्मा भी का ख्याल तो आया, अंदर हैं? इमरान सीधा अंदर चला गया। अंदर अम्मा भी जानमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और ये तमाम दुआ इमरान ही के बारे में थी। दुआ मांगते मांगते उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी थीं। माँ की मोहब्बत देखकर इमरान का दिल भर आया और वो वहीं माँ के कदमों के पास बैठ गया। माँ ने इमरान को देखते ही इमरान कहकर उसे सीने से लगा लिया। इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सहराओं में भटकते भटकते किसी नखलिस्तान में पहुंच गया हो, जहाँ ठंडी छांव है, मोहब्बत और शफकत का मीठा चश्मा बह रहा है। इमरान की वालिदा इमरान को सीने से लगाए रो रही थी और इमरान चुपचाप आंखें बंद करके उनके सीने से लगा हुआ था, जैसे छोटा सा बच्चा हो। जब वालिदा के दिल का बुखार उतर गया तो अब उन्हें इमरान पर गुस्सा आ गया। उन्होंने पास पड़ी हुई चप्पल उठाई और फिर इमरान के सर पर चप्पलें तड़ातड़ बजनी शुरू हो गईं। लेकिन इमरान ऐसे ही बैठा था जैसे चप्पलें ना हो, फूल बरस रहे हों। ना मुराद, तू मुझे मार कर छोड़ेगा, मुझ पर किसी को रहम नहीं आता, ना तुझे न तेरे बाप को, तुम दोनों ही मेरी जान के दुश्मन हो। जब उनके हाथ थक गए तो एक बार फिर उन्होंने इमरान को सीने से लिपटा लिया। आखिर सुरैया बोल पड़ी, अम्मा जान अब छोड़िए भी, भाईजान को भी कोई बात करने दो। अम्मा भी ने आंसू पोंछते हुए इमरान को अलहदा कर दिया और इमरान अब्बू जान से मिलने का बहाना करके उठ गया। सुरैया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा वालिद साहब के कमरे में घुस गया। सर रहमान एक आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। इमरान के अंदर आने से वो चौंक पड़े। इमरान सीधा जाकर उनके करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसके वालिद चंद लम्हे के लिए उसकी तरफ देखते रहे, फिर उन्होंने पूछा, कैसे आए? इमरान बोला, बस आपको सलाम करने हाजिर हुआ हूँ। बोले, इमरान बोला, आपने मेरी गिरफ्तारी के वारंट क्यों जारी किए थे? इसकी आखिर क्या वजह थी? वो बोले, ऊपर से अहकाम आए थे, लेकिन फैयाज ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इमरान बोला, बजाना आपको मालूम है कि मैं फैयाज के बस का रोग नहीं, बस आपने खामखा फैयाज को भेजकर उसकी बेइज्जती करवाई। सर रहमान को गुस्सा आ गया। बोले, तुमने फैयाज की बेइज्जती की?
ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने फयाज की नहीं बल्कि बराह रास्त मेरी बेइज्जती की है। इमरान ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया, और आपने भी तो मेरे वारंट जारी करके मेरी बेइज्जती की। सर रहमान बोले, शट अप, निकल जाओ, मैं देख लूंगा तुम्हें। इमरान बोला, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप अभी देख लें। वो बोले, मैं कहता हूँ निकल जाओ, तुम नाखलफ औलाद हो। अच्छा होता अगर तुम पैदा ही ना होते। इमरान बोला, अगर मैं पैदा ना होता तो आप वारंट किसके जारी करते? सर रहमान को इतना शदीद गुस्सा आ गया वो कुछ न बोल सके। इमरान बोला, अब्बा जान, सर जुल्फिकार आपका पूछ रहे थे। वो बोला, अच्छा, तुम्हें कहाँ मिले थे? इमरान बोला, बार में बैठे मेरे साथ शराब पी रहे थे। ये कहकर इमरान कमरे से बाहर निकलता चला गया। सुरैया बाहर दरवाजे से लगी उनकी बातें सुन रही थी। इमरान बोला, सुरैया की बच्ची, ये तुम्हें क्या बुरी आदत है छुप छुप कर बातें सुनना, ये अखलाकी जुर्म है। सुरैया उसकी बात काट कर बोली, आपने अब्बा जान के मुतल्लिक क्या सोचा? इमरान बोला, अब्बा जान ही है, सोचना क्या। और ये कहते हुए इमरान पोर्टिको की तरफ तेजी से चला गया और थोड़ी देर के बाद उसकी कार कोठी से बाहर निकल गई। इमरान की कार तेजी से सर सुल्तान की कोठी की तरफ भाग रही थी। सुबह उसे पता चला कि सर सुल्तान किसी अहम मिशन पर मुल्क से बाहर गए हैं। अब वो यकीनन वापस आ चुके होंगे। इमरान ने उनसे अपने वारंट के मुतल्लिक पूछना था। चंद लम्हों के बाद उसकी कार सर सुल्तान के पोर्टिको में खड़ी थी। अपने आने की इत्तला करा के ड्राइंग रूम में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सर सुल्तान अंदर आ गए। कहो इमरान, कैसे आए? इमरान बोला, आपसे लड़ने। वो बोले, मुझसे लड़ने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? इमरान बोला, जी हाँ, खोपड़ी में है, आज ही मैंने आईने में देखा है। सर सुल्तान बोले, इमरान कम से कम कभी तो संजीदा हो जाया करो। वो बोला, पहले तो ये बताइए कि मैंने आपका क्या कसूर किया था कि आपने मेरा स्पेशल वारंट निकलवा दिया? सर सुल्तान हैरान होते हुए बोले, मैंने कोई वारंट जारी नहीं किया। इमरान बोला, कमाल है, वारंट पर आपके दस्तखत थे। वालिद साहब ने फैयाज को देकर मुझे हर हालत में गिरफ्तार करवाना चाहा। सर सुल्तान ने कहा, हैरत है, मुझे तो इल्म ही नहीं, मैं तो कल शाम से ही बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ। इमरान ने कहा, अच्छा चलें, आप वालिद साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें। सर सुल्तान ने कहा, सर रहमान के वारंट गिरफ्तारी क्यों? इमरान ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ। वो बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, आखिर कोई वजह तो हो। इमरान बोला, क्या मेरा कहना कोई वजह नहीं? वो बोले, मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? आखिर वो तुम्हारे वालिद हैं मिस्टर इमरान। इमरान बोला, मैं सब कुछ आपको बाद में बता दूंगा, अब आप फौरन उनकी गिरफ्तारी के वारंट इशू कर दें। सर सुल्तान ने जिद करते हुए कहा, अगर तुम कुछ नहीं बताते तो मैं वारंट इशू नहीं करता। इमरान ने कहा, देखिए, आपको अच्छी तरह इल्म है कि मैं ये ऑर्डर्स इशू करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हर मामले में इज्जत देता हूँ, इसलिए आप मेहरबानी करके मेरी बात माने और वारंट इशू कर दें। सर सुल्तान ने हथियार डालते हुए कहा, अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। इमरान ने कहा, मैं हर किस्म की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, आप ये वारंट जारी करके मेरे फ्लैट में पहुंचाते हैं, टाटा। इमरान बगैर हाथ मिलाए तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और सर सुल्तान शिशदर बैठे के बैठे रहे। आज माका जोंगा के सिलसिले की एक अहम मीटिंग थी, जिसमें वजीर दाखिला सर सुल्तान, सर रहमान, पुलिस के आला अफसरान के साथ X2 भी मुंह पर निकाब डाले मौजूद था। मीटिंग हॉल की निगरानी और हिफाजत के खास इंतजामात थे। चारों तरफ मिलिट्री पुलिस का पहरा था और हॉल में भी चारों तरफ मिलिट्री पुलिस के सिपाही रिवॉल्वर हाथ में लिए चौकन्ने खड़े थे। सर सुल्तान ने माका जोंगा की कार्रवाइयों पर मुश्तमिल रिपोर्ट पढ़ी। अब X2 से कहा गया कि वो न्यूयॉर्क में बैनुल अक़वामी मीटिंग की कार्रवाई सुनाए। X2 ने गुर्राई हुई आवाज में कहा कि मैं कार्रवाई पेश करने से पहले एक और बात का तस्फिया करना चाहता हूँ। ये कहकर X2 ने इशारा किया और मिलिट्री पुलिस के सिपाहियों ने सर रहमान को रिवॉल्वरों के घेरे में ले लिया। सर रहमान घबरा गए। वजीर दाखिला और दीगर आला अफसरान इंतहाई हैरान हो गए। वजीर दाखिला ने X2 से कहा, ये क्या हरकत है? आपने सर रहमान की तौहीन की है, आप जवाबदेह होंगे। X2 ने उसी लहजे में जवाब दिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये सर रहमान नहीं बल्कि माका जोंगा के खास एजेंट हैं। तमाम मेंबरान के मुंह से इकट्ठा निकला, माका जोंगा के एजेंट? सर रहमान बौखलाए हुए अंदाज में बोले, मिस्टर X2, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे 35 साल हो गए इस हुकूमत की खिदमत करते हुए और मेरी वफादारी पर आज तक कोई हर्फ नहीं आया, और आज आपने संगीन इल्जाम मुझ पर लगाया है। मैं इस तौहीन का बदला अदालत में लूंगा। X2 ने कोई जवाब न दिया। उसने एक सिपाही को मखसूस इशारा किया और वो अमोनिया की बोतल ले आया। सर रहमान का जबरदस्ती मुंह धुलवाया गया। प्लास्टिक मेकअप की तह के नीचे एक अजनबी चेहरा बरामद हुआ। अब तो वजीर दाखिला भी चौंक पड़े। फिर फौरन बोले, असली सर रहमान कहाँ हैं? X2 ने कहा, मैंने उनकी बरामदगी के लिए अपने एजेंट भेजे हैं, उम्मीद है अभी कहीं न कहीं से इत्तला आ जाएगी। और X2 के इशारे से सिपाही नकली सर रहमान को पूछगिछ के लिए बाहर ले गए। IG पुलिस ने सवाल किया, आपको इनके नकली होने का पता कैसे चला?
X2 ने कहा, मेरे खास एजेंट अली इमरान ने, जो सर रहमान के साहबजादे भी हैं, मुझे इत्तला भेजी है, जिस पर मजीद तहकीकात करने से इनका नकली होना पाए सबूत तक पहुंच गया और नतीजा आपके सामने है। इतने में मिलिट्री पुलिस का एक आदमी X2 के करीब आया और उसने एक पर्चा उसके हवाले कर दिया। X2 ने पर्चा खोलकर पढ़ा और उसे पढ़कर कोट की जेब में डाल दिया। फिर बोला, हजरात, असली सर रहमान का पता चल गया है। वो कतरे जख्मी हैं, इसलिए उन्हें मिलिट्री पुलिस के स्पेशल वार्ड में पहुंचा दिया गया है। अब मैं आपको बैनुल-अक़वामी मीटिंग की कार्रवाई से आगाह करता हूँ। X2 ने तफसील से बताया। सब मेंबरान ने माकाज़ोंगा के हेडक्वार्टर का पता चल जाने पर खुशी का इजहार किया। X2 ने उन्हें बताया कि वो अली इमरान की सरकर्दगी में माकाज़ोंगा की सरकूबी के लिए अपने एजेंटों की एक टीम रवाना कर रहे हैं। इस तजवीज़ से सब ने मुत्तफ़िका तौर पर इत्तेफाक किया और मीटिंग बर्खास्त हो गई। सब ने जीपों से उतरकर सामने हद निगाह तक फैले हुए भयानक जंगल को देखा और उन सबको फरेरी सी आ गई। खौफ की वजह से नहीं, बल्कि आइंदा होने वाले वाक़यात का तसव्वुर करके। यहाँ से उनकी जिंदगी का एक भयानक बाब शुरू होना था। न जाने इस पुरअसरार और खौफनाक जंगल में किस तरह के वाक़यात पेश आते और आया वो सही सलामत वापस उस जंगल से निकल भी सकेंगे या नहीं। एक इमरान था जो हर तरह के खतरे से बेनियाज सामान उतरवा रहा था और जोसेफ, उसकी तो हालत ही अजीब थी। उसके चेहरे पर खुशियां फूट रही थीं, जैसे कई सालों के बाद कोई शख्स अपने वतन वापस आया हो। सही मानों में जोसेफ शहर की जिंदगी से उकता गया था। उसका कभी कभी दिल चाहता था कि वो वापस जंगल की आज़ाद फजाओं में चला जाए, जहाँ नई तहजीब की बेगैरती और तकल्लुफ और तसन्नो से पाक एक आज़ाद माहौल होता है। लेकिन वो ऐसा इमरान की वजह से नहीं कर सकता था, क्योंकि इमरान से उसका लगाव उसकी हर ख्वाहिश पर काबू पा लेता। इमरान से उसे एक तरह का इश्क था और ये थी भी एक हकीकत। इमरान उसकी ज़िंदगी का जुज़्व बन चुका था। ग्रेट बॉस इमरान की मुनफरिद खुसूसियात ने जोसेफ को उसका गर्विदा कर दिया था। अब किस्मत ने उसे चंद दिन के लिए दोबारा मौका दिया था कि वो जंगल में सांस ले सके, इसलिए उसके चेहरे पर खुशियां फूटी पड़ रही थीं। ब्लैक जीरो उनसे तकरीबन 4 मील आगे घने जंगल में मौजूद था। वो कंपस के जरिए समत का अंदाजा कर रहा था ताकि टीम की मुनासिब रहनुमाई कर सके। ब्लैक जीरो का काम दरअसल सबसे कठिन था, क्योंकि उसे जंगल में अकेले सब आफतों का मुकाबला करना था। लेकिन इमरान ने उसकी इस तरह ट्रेनिंग की कि वो अब इमरान की तरह तकरीबन नाकाबिल तस्खीर बन चुका था। उसमें उसकी आला सलाहियतों और हाजिर दिमागी का भी दखल था। सारी टीम शिकारियों के भेस में थी। टीम में इमरान, शकील, सफदर, तनवीर, नाशाद और जोसेफ शामिल थे। जूलिया अगवा हो जाने की वजह से इस बार टीम में शामिल न थी, जिसका सबको अफसोस था। जब भी उन्हें जूलिया याद आती, वो सब अफसरदा हो जाते। सबकी मौहूम सी उम्मीद थी कि जूलिया वापसी में उनके साथ होगी। बहरहाल जूलिया की कमी उन्हें बुरी तरह खल रही थी। उन सब ने अपने अपने हिस्से का सामान उठाया हुआ था। फालतू सामान जोसेफ के कांधों पर था, जिसे वो आसानी से उठाए हुए था। उन सब के पास आला किस्म की मशीन गन्ने, एक जदीद किस्म के रिवॉल्वर जिनसे गोली के बजाय छोटे छोटे रॉकेट निकलते थे, और एक रॉकेट एक छोटी तोप के गोले जितनी तबाही मचाता था। दूर मार राइफलें उनके कांधों पर लटकी हुई थीं। हैंड ग्रेनेड भी काफी तादाद में मौजूद थे। जोसेफ के पास काफी मिकदार में डायनामाइट भी मौजूद था। चुनाचे वो जदीद असलहे से पूरी तरह लैस थे। वो सब इमरान की सरकर्दगी में घने जंगल में एक छोटी सी पगडंडी पर चले जा रहे थे। तनवीर बेचारा इंतहाई अफसुर्दा था और इमरान उसे बार बार छेड़ देता। बोलता, तनवीर, न जाने जूलिया किस हाल में होगी, न जाने बेचारी जिंदा भी है या नहीं। ये कहते कहते इमरान के चेहरे पर गम की लहरें छा गईं। तनवीर अब तो खामोशी से सुनता चला रहा था, लेकिन आखिर कब तक? इस बात पर वो फट पड़ा। बोला, मरे उसके दुश्मन, वो क्यों मरे? मुझे पता है तुमने जानबूझकर उसे सफदर के साथ भेजा था। तुम उसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन याद रखना, अगर हेडक्वार्टर में जूलिया न मिली तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इमरान बोला, हाय हाय, पूरी दादी अम्मा की तरह बोल रहे हो। जूलिया के इश्क ने तुम्हें भी औरत बना दिया है, यानी मन तू शुदम तू मनशुदी वाला चक्कर है। सफदर और नाशाद इमरान की इस बात पर हंस पड़े, लेकिन तनवीर का चेहरा बिगड़ते देखकर वो चुप हो गए। तनवीर को अजहद गुस्सा आ गया। उसने सामान फेंक दिया और खुद इमरान पर झपट पड़ा। लेकिन इससे पेशतर कि वो इमरान तक पहुंचता, जोसेफ ने झपट कर उसका बाजू पकड़ लिया। बोला, मिस्टर, मास्टर पर झपटने से पहले मुझसे दो हाथ कर लो, आओ जल्दी। तनवीर ने गुस्से में एक मुक्का जोसेफ को मार दिया। अब तो जोसेफ को भी गुस्सा आ गया और झट सामान फेंककर एक जोरदार लेफ्ट हुक तनवीर के मुंह पर मारा और तनवीर 2 फुट उछलकर जमीन पर जा गिरा। उसका चेहरा ज़र्ब की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। इमरान हाय हाय करता रह गया, लेकिन तनवीर का मुक्का पड़ चुका था। अब इमरान ने जोसेफ को मना किया और तनवीर को बड़ी मुश्किल से सफदर और कैप्टन शकील ने संभाला और वो एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हो गए।
दोपहर को जंगल के एक साफ कते में उन्होंने कैंप लगाया ताकि कुछ ताज़ा दम होकर वो आगे जाएं। सफदर बंदूक लेकर शिकार को निकल गया। जोसेफ और तनवीर अब तक एक दूसरे को टेढ़ी नजरों से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद सफदर एक हिरन मार कर ले आया और वो लोग खाना पकाने की तैयारियों में मसरूफ हो गए। कैप्टन शकील बंदूक हाथ में लिए टहलता हुआ जंगल में काफी दूर निकल गया। ये पुरस्कार जंगल अपने अंदर काफी रंगीनियां लिए हुए था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और फिर मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों का मुसलसल शोर उसके कानों को भला मालूम हो रहा था। काफी दूर टहलने के बाद वो वापस कैंप की तरफ मुड़ गया। अभी वो कैंप से 200 गज दूर था कि उसे अपनी पुश्त पर जोरदार धमाकों और दरख्त टूटने की आवाजें आईं। जमीन हिलने लगी। वो फौरन पीछे पलटा तो उसे महसूस हुआ कि भारी भरकम जानवरों का एक गिरोह भागा चला रहा है। वो समझ गया कि ये देव पैकर हाथियों का गोल होगा। खेमे में बैठे हुए बाकी साथी भी हड़बड़ा कर बाहर निकल आए थे। कैप्टन शकील ने उन्हें फौरन खेमों से जरूरी सामान निकालकर दूर दूर दरख्तों पर चढ़ जाने का हुक्म दिया, लेकिन घबराहट में वो कुछ भी न समझ सके। जब बात उनकी समझ में आ गई तो इतनी देर में हाथियों का एक गिरोह तेजी से उनकी तरफ भागता हुआ नजर आया। उन देवों के सामने जो चीज भी आती खसो खाशाक की तरह बिखर जाती। अब भागने का वक्त न था, लेकिन कैप्टन शकील अपने साथियों से 200 गज दूर था, इसलिए पहले जद में वही आता। लेकिन वो संभल कर खड़ा हो गया। उसने अपनी राइफल उठाई, निशाना लिया और सबसे आगे आने वाले हाथी के माथे पर गोली चला दी और भागते भागते लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन वो खुद उठ खड़ा हुआ। अब हाथियों की रफ्तार आहिस्ता हो गई। उन्हें मालूम हो गया था कि सामने उनके दुश्मन हैं और वो फितरी चालाकी से एक दायरा बनाकर भागने लगे। इन सब के आगे वही हाथी था जिसके माथे पर गोली लगी थी। उसके भागने की तर्ज से पता चलता था कि गोली कारगर नहीं लगी। इमरान ने कैप्टन शकील को जबरदस्त खतरे में देखा तो उसने उसे फौरन पीछे भागाने को कहा। उसके दूसरे साथी इतनी देर में नजदीक के दरख्तों पर चढ़ चुके थे, लेकिन कैप्टन शकील ने एक कदम भी पीछे न उठाया। वो तन कर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि अगर हाथियों के सरदार को किसी तरह खत्म कर दिया जाए तो ये गिरोह वापस भाग जाएगा। चुनाचे उसने राइफल उठाकर एक और फायर किया, लेकिन राइफल फुस होकर रह गई। शायद उसमें कोई खराबी हो गई थी। इतने में हाथी बिल्कुल नजदीक आ गए थे। अब मौत कैप्टन शकील के बिल्कुल सामने थी। वो एक लम्हे के लिए झुका और फिर उसने राइफल को नाल से पकड़कर सामने कर लिया। अब वो हाथियों से दस्त बदस्त जंग करने के लिए तैयार था। इमरान इतनी देर में भागता हुआ कैप्टन शकील के पास आ रहा था, लेकिन इमरान के पास पहुंचने से पहले हाथियों के सरदार ने कैप्टन शकील पर हमला कर दिया। इमरान ने सरदार के पीछे आने वाले हाथियों पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। जबरदस्त धमाका हुआ और हाथियों ने बौखलाकर अपना रुख फेर दिया, लेकिन सरदार हाथी इस धमाके से न घबराया। शायद वो जोशे इंतकाम से पागल हो रहा था। उसने जैसे ही शकील पर हमला किया, शकील ने राइफल का बट घुमाकर उसकी सूंड पर मार दिया और खुद उछलकर एक तरफ हट गया। हाथी अपने जोर में आगे चला गया। राइफल का बट तो जरूर टूट गया, लेकिन हाथी की सूंड भी बुरी तरह जख्मी हो गई। अब कैप्टन शकील बिल्कुल तन्हा था। उसके हाथ में सिर्फ राइफल की नाल थी और हाथी जख्मी होकर और भी गजबनाक हो गया था। अब वो फिर पलट कर हमला कर रहा था। इमरान ने उसे पलटता देखकर उसकी राइफल से गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते भी शकील के करीब पहुंच चुका था। अब अगर कैप्टन शकील उसकी जद में आ जाता तो कैप्टन शकील का हाथी के पांव में पिस जाना यकीनी था, लेकिन कैप्टन शकील ने उछलकर राइफल की नाल उसकी आंख में घुसेड़ दी और हाथी चीखता हुआ एक तरफ भागा। लेकिन वो चंद गज के फासले पर लड़खड़ा कर गिरा, 2-3 बार तड़पा और फिर ठंडा हो गया। लेकिन कैप्टन शकील की बहादुरी देखकर इमरान के चेहरे पर भी तहसीन के तासुरात छा गए।